सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी कक्षा 9 और विषयांक है गद्य 11 एक यात्रा यह भी। जो हमने अगला वीडियो में उसके बारे में परिचय ले लिया है। अब उसके बाद भाग यानी कि क्रम नंबर 2 उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। अगले वीडियो में हमने गद्य जो देखे थे वहाँ पे जो कुछ कहानी आगे की आई थी उसके बारे में मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको परिचय दे देती हूँ। तो इसमें 3 ही केवल पात्र है, लेखक, लेखक की बीवी और मैं मोहन। और जो मोहन है वे ऑटो वाला है। अब लेखक और उसकी बीवी ग्वालियर जाते हैं, तब रास्ते में उसे स्टेशन पे वहाँ मोहन नामक एक ऑटो वाला मिल जाता है और लेखक और उसकी बीवी के साथ वहाँ ग्वालियर घुमाने के लिए जाता है। लेखक और उसकी बीवी है वे वहाँ डॉक्टर को मिलने के लिए जाते हैं। तत्पश्चात होटल में बैठे हुए जब चाय पी रहे थे तब मोहन है अपनी बात वह लेखक की बीवी को बताता है। लेखक को वे बाबूजी कहता है और लेखक की बीवी को मोहन अम्मा कहकर बुलाता है। अगले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि एक लड़की है वे मोहन से कहती है कि मेरे माँ बाबूजी है किसी आघेड़ से मेरी शादी कर देंगे, इसीलिए तुम मुझे बचा लो। तब मोहन है वे उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और थानेदार है वे मोहन से कहता है कि तुम इस लड़की से शादी कर लो। लड़की है वे हाँ बोलती है, लेकिन मोहन है वे कुछ जवाब नहीं देता है। उसके बाद बोला लेकिन क्या मोहन? अब लेखक है उस मोहन को पूछते हैं, बाबूजी लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर मोहन उस लड़की से शादी करने के लिए पहले मना क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके भाभी की बहन के साथ मोहन की शादी तय हो चुकी थी। और क्या होता है? बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा लड़का शादी कर सकता है, कोई भी उसके साथ तो कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। फिर लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात कि यह वह संकट में है। उससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और माननीय भी। लेकिन मोहन को दिक्कत होती है उस लड़की से शादी करने की, क्योंकि मोहन की जो भाभी है उसकी बहन के साथ मोहन की शादी तय हो चुकी है। इसलिए मोहन है वे कुछ उत्तर नहीं देता है। लेकिन फिर मोहन सोचता है कि भाभी की बहन से तो कोई भी आदमी शादी कर सकता है, क्योंकि उसके साथ कोई संकट नहीं है। और ये जो लड़की उसे मिली है वे लड़की दुख में है, उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। वे भी लड़की सुंदर भी है और परिचित भी है। फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। अब जैसे शादी अभी तो नहीं कर सकते थाने में ही, लेकिन फिर मोहन सोचता है अगर वे लड़की घर गई तो घर से जाकर उसके माँ बाबूजी उसको फिर से वहां से बेच देंगे। इसीलिए यह भी संकट था। अब मोहन है वे सोचता है और उसके बाद लेखक को क्या बातें बताता है वे हमें आगे देखनी है। वैसे तो ये शादी भी नहीं कर सकते थे और उसके बाद मोहन सोचता है अगर मैं इस लड़की को साथ ले जाऊं तो भैया भाभी भी नाराज हो गई, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। अब मोहन उस थानेदार से कहते हैं, एक बात मैं बता देती हूँ, ये सारी घटना है वे मोहन लेखक और उसकी बीवी को बता रहा है। अब क्या होता है, मोहन थानेदार से कहते हैं कि मैं इसको अपने साथ ले चलूं तो मेरे भैया भाभी नाराज हो जाएंगे। ऊपर से क्या होगा, इस लड़की के माँ बाप ऐसा कहेंगे कि मैंने उस लड़की को भगा कर ले गया हूँ, इसीलिए वे भी अच्छी बात नहीं है।
तब थानेदार की बात को सुनकर वे थानेदार ऐसा कहते हैं कि मैं कुछ दिनों तक इस लड़की को नारी निकेतन केंद्र है वहां पे रखवा देता हूँ नारी की सुरक्षा के लिए, और उसके बाद इस लड़की के आगे उसके माँ बाप के बारे में शिकायत लिख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी, और इस बात के 15 दिन बीत गए। उसके बाद मोहन और उस लड़की की शादी हो गई। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? लेखक अब मोहन से कहते हैं, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। हमें भी ऐसा लगता है ना, इसीलिए लेखक उसे बोलते हैं, मोहन, हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ हम कथा ही सुन रहे हो, ऐसे थानेदार भी कहाँ मिलते हैं। ऐसी बात लेखक है वे मोहन को बताते हैं। अब लेखक मोहन से कहते हैं कि ऐसे थानेदार कहाँ मिलते हैं। तब मोहन कहता है, आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। क्या होता है, मोहन उसे कहते हैं कि यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में भी हिस्सा लेता है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की। थानेदार की बात हो गई। तत्पश्चात मोहन शादी करके उस लड़की को लेकर अपने घर ले जाता है। तब उसके भाई और भाभी है मोहन को घर से निकाल देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मोहन ने अपनी भाभी की बहन से साथ शादी नहीं की, और दूसरी बात यह कि जिस लड़की से मोहन ने शादी की वे किसी और जाति की थी, इसीलिए उसके भैया और भाभी है वे मोहन को घर से निकाल देता है। हमारा दूसरा पॉइंट है, मोहन को घर से निकाल दिया। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? अब लेखक उसे पूछते हैं। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा विवाह होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता है। उसके भैया और भाभी ने उसके घर से निकाल दिया। उसके बाद मोहन अपनी बीवी को लेकर ग्वालियर आ जाता है, और मोहन क्या बोलता है कि भले ही यहाँ पे कोई अपना न हो, कोई अपनापन न हो, किंतु परायापन भी उससे ज्यादा है। जहाँ पे अपनापन होता है और प्रतिकर बातें होती है, इससे भला तो अच्छा होता है कि यहाँ पे अकेले ही हमें दोनों पति पत्नी को रहना पड़े। इसीलिए मोहन अपनी बीवी को लेकर ग्वालियर आ जाता है। अब लेखक मोहन से कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे वे सही कर रहे हो, तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हो। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। मोहन ने बोला कि यहाँ पे कोई नौकरी तो नहीं थी, इसीलिए मैंने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। तब लेखक उससे प्रशंसा करते हैं और वे कहते तुम बहुत ही सही कर रहे हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित के बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते रहते, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की के दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया है और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया है। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। अब लेखक मोहन से कहते हैं कि मोहन, तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया, इस लड़की को मुसीबत से बचाया। सभी लोग नारी सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुछ अपने व्यवहार में उसको नहीं उतारते, लेकिन तुमने तो उसका सम्मान के साथ साथ अपने जीवन संगिनी भी उसे बनाया। तब मोहन उसे कहता है, मैंने तो उसे संकट में से एक बार बचाया, लेकिन वे तो हमेशा मेरे साथ रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया।
गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अब मोहन की सारी कहानी उन्होंने सुनी, लेखक और उसकी बीवी ने। तब लेखक के मन में मोहन बहुत ही बड़ा हो गया था, ऐसा लगता था, उसके विचार उच्च थे। तब उसको छोड़ने के लिए मोहन है वे स्टेशन पर आता है। अब लेखक और उसकी बीवी फिर अपने घर चले जाते हैं, ग्वालियर से वापस लौटते हैं। तब लेखक है वे 500 रुपये का किराया है वे मोहन को देते हैं, लेकिन मोहन उसे मना कर देता है और वे कहता है, रहने दीजिए बाबूजी। अब लेखक को जाने का वक्त हो गया था। स्टेशन पर छोड़ने के लिए जब मोहन उसे आते हैं तब लेखक उसको किराया देता है, 500 का नोट उसे देते हैं, लेकिन मोहन है उसे लेने के लिए मना कर देता है। अब लेखक उसे कहते हैं, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक फल है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हो। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। मोहन के विचार कितने ऊंचे। मोहन वे कहता है कि मैंने कभी माँ बाबूजी का प्यार नहीं पाया, क्योंकि जब मोहन छोटा था तब उसके माँ बाबूजी की देहांत हो गई थी। इसीलिए मोहन को ऐसा लगता है कि जब से लेखक और उसकी बीवी उसे मिली है तब से उन्हें माँ बाबूजी का प्यार मिला है। उसके आगे ये पैसे तो कुछ भी मोल नहीं है, पैसा तो और लोगों से भी मैं कमा ही लेता हूँ। मोहन उसे मना करता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं, बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगता है। मोहन ऐसा कहता है कि अगर मैं आपसे इतने सारे 500 रुपये ले लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने आपका शोषण किया, इसीलिए मैं 500 की नोट लेकर, यह बात आपको याद रखनी है, 500 की नोट लेकर 300 रुपये है वे लेखक को वापस दे देता है। उसके बाद बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा। अब लेखक और उसकी बीवी वहां से विदा लेते हैं तब मोहन उसे कहते हैं कि आप मुझे इतना भी पराया मत करिए, इसीलिए मैं आपको 300 रुपये वापस दे देता हूँ। और उसके बाद ये बोलता है कि आप लोग जब भी ग्वालियर आए मुझे बुला लेना। अब लेखक और मोहन मोहन से लेखक विदा लेते हैं। उस समय दोनों के बारे में जो बातचीत होती है, दोनों का जो संवाद होता है, यह हमें आगे देखना है। अब मोहन उसे लेखक से कहता है कि आप जब भी ग्वालियर आए मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब जैसे ही मोहन ने कहा आप आए तो मुझे बुला लेना, तब लेखक उसे कहते हैं कि मेरी एक शर्त है। मोहन बोलता है, क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। लेखक मोहन से ऐसी शर्त रख देते हैं कि तुम्हें यह 500 रुपये तो लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त रख दी आपने बाबूजी। क्योंकि पहले क्या हुआ था, 500 की नोट जब लेखक ने उसे दी तो मोहन ने 200 रुपये लेकर 300 वापस कर रहा था। लेकिन अब लेखक के कहने पर लेखक ने शर्त रखी कि तुम ये 500 रुपये ले लेते हो तो ही मैं ग्वालियर आऊंगा और तुम्हें बोलूंगा। इसीलिए मोहन है वे 500 रुपये यानी कि जो 300 रुपये थे वे भी अपनी जेब में रख देता है। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फोन नंबर तो मेरे पास आ ही गया है, कभी कभी फोन करता रहूं क्या? मोहन ऐसा बोलता है, आपका नंबर तो मेरे पास है, क्या मैं आपको कभी कभी फोन करता रहूं? हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेखक ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, तुम मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। अब मोहन है वे लेखक को उनका नाम पूछ रहा है। तब लेखक बोलते हैं, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामा। यह बात याद रखनी है, लेखक का नाम क्या है? सत्यकेतु, और उसकी बीवी का नाम है कामा।
कामना, सॉरी, उसकी बीवी का नाम है कामना। और वे कहते हैं, और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंख में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। अब लेखक और उसकी बीवी मोहन से जुदा हो गए थे। अब वे अपने घर जा रहे थे, तब स्टेशन से उस मोहन को वहां पे देख रहे थे, तब उसकी आंखों में कितना अपनापन था ये वहां पे नजर आता है। तो छात्र, यहाँ पे इस हमारी जो कहानी है वे खत्म होती है। एक यात्रा यह भी, लेखक के यात्रा के दौरान एक ऑटो वाला मिलता है, उसके साथ जो संवाद होता है उसके बारे में इस कहानी में हमें पढ़ा। इस वीडियो में यानी कि क्रम नंबर 2, आज के वीडियो में हमने देखा मोहन उस लड़की के साथ ब्याह करने की उलझन में था, क्योंकि उसकी भाभी की बहन से उसकी शादी तय हो चुकी थी। थानेदार के कहने पर वे उस लड़की के साथ शादी कर लेता है, लेकिन जब घर जाता है तो उसके भाई और भाभी उससे घर से निकाल देते हैं, क्योंकि पहली तो बात यह कि उसकी भाभी की बहन से शादी नहीं की, दूसरी बात जिस लड़की के साथ वे शादी करके आया है वे लड़की किसी और जाति की है। इसीलिए मोहन है उसकी बीवी, अपनी बीवी को लेकर वे ग्वालियर आ जाता है और वे ऑटो चलाने लगता है। वे सारी बात वे लेखक और उसकी बीवी को बताता है। तत्पश्चात लेखक को स्टेशन पे जाने का समय हो जाता है और किराया दे देते हैं। उसके बाद शर्त रखते हैं कि तुम ये 500 का नोट लेना ही पड़ेगा। तत्पश्चात ही मैं ग्वालियर आऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और मोहन उसे कहता है कि मैं कभी कभी आपसे बात करता रहूंगा। और तब मोहन है वे लेखक को अपना नाम पूछता है, तब पता चलता है पूरी की पूरी कहानी में यह आपको देखना है। लेखक और उसकी बीवी का नाम हमें अंत में पता चलता है। लेखक का नाम है सत्यकेतु और उसकी बीवी का नाम है कामना। और जब लेखक और उसकी बीवी मोहन से विदा ले रहे होते हैं तब मोहन की आंखों में कई सारा अपनापन उसको देखने को मिलता है। तो छात्र, यहाँ पे हमारा गद्य है वे खत्म होता है। इसका होमवर्क इसी वीडियो में आगे लिखा है, आपको वो इस प्रकार होमवर्क। तो छात्र, यहाँ पे मैंने होमवर्क लिखा है, वे आपको एक ही बार लिखना है। 2 प्रश्न दिए हैं। लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया? दूसरा प्रश्न है मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। ये दोनों प्रश्न आपको एक बार HW में लिखने हैं।